आजकल मैं SC/ST फोरम्स में जाता हूँ बोलने, तो मैं थोड़ा तीखा बोलता हूँ। तो अगर खराब भी लगेगा तो सुन लीजिएगा, मैं खराब लगने के लिए भी बोलता हूँ। और जब प्रोफेशनल इतिहासकार हमारे बीच नहीं हो, प्रोफेशनल पब्लिक इंटेलेक्चुअल हमारे बीच नहीं हो, तो बहुत सारे अपढ़ और कुपढ़ लोग आधा अधकचरा पढ़ के और आपके दिमाग में सब बात भरते जाते हैं। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आधा और अधूरा होता है। भाषणबाजों ने वो कचरा भर दिया हमारे दिमाग में, सोचने समझने की शक्ति को कुंद कर दिया है। और व्हाट्सएप ने तो और कमाल कर दिया है। उदाहरण देता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि शासक समूह बनना है, बाबा साहब ने ये कहा था, बाबा साहब ने ये कहा था। कहां कहा था, किस संदर्भ में कहा था और क्यों कहा था, ये नहीं बताएंगे। सिर्फ टाइटल और शीर्षक पढ़ के आपको बोल देंगे। उसी में हम लोग को नारा अच्छा लगता है ना, नारा सुनना जिसमें गुदगुदी हो, थोड़ा सा फैंटेसी में हो। मैं समझता हूं कि मेरी गिरफ्तारी इसलिए हुई थी कि अभी मनुस्मृति और संविधान के बीच धर्म युद्ध चल रहा है और मैं संविधान के पक्ष में खड़ा हूं, इसलिए गिरफ्तारी हुई। मुझे बहुत गालियां पड़ती है, दलितों से ही गालियां पड़ती है, कोई बात नहीं, इसके अलावा कुछ सीखे भी तो नहीं हो। कुछ और सीख लेते, कुछ इतिहासकार बन जाते तो अच्छी बात होती। बोले आके पढ़ के बहस कर लो, तो नहीं, बाबा साहब ने कहा था, कहाँ कहा था नहीं पता है। तो नहीं पता है तो एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, एज ए प्रोफेशनल हिस्टोरियन मैं बताता हूं किस पेज नंबर पर, किस वॉल्यूम में, कब और क्यों कहा था। चाहे मेघवंशी हो, चाहे रतन लाल हो, चाहे और हो, अभी भी हैं जो इस हुकूमत से डरते नहीं। इसीलिए एक शेर मैं भी पढ़ देता हूं कि जज्बे शौकत शहादत को क्या कीजिए। मैंने पढ़ा है, कहीं मेरे मित्र ने भेजा है। जज्बे शौकत शहादत को क्या कीजिए, अब तो हमने हथेली पर सर रख लिया, अब तो हमने हथेली पर सर रख लिया। कत्ल होने से अब हम डरे किस लिए, कत्ल होने से अब हम डरे किस लिए, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। तो जब माहौल ही ऐसा है तब डर डर के जो है ना, दुख 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 करके क्या जीना। जितने साथी ऑफिस बेयरर्स हैं, आप सबको जय भीम और हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। पेशे से मास्टर हूँ, छात्र हूँ इतिहास का, इतिहास पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, इसलिए लंबा बोलने की आदत है। मैंने अध्यक्ष जी से पहले पूछ लिया कि कितनी देर मुझे बोलना है, उस हिसाब से मैं बात अपनी रखूँगा। यहाँ आने से पहले हमारे मित्र हैं भंवरलाल मेघवंशी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अजमेर आना है और मेघवाल साहब फ़ोन करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि जो मैं बोलूँगा वो सारे यूट्यूब पे रोज़ मैं बोलता रहता हूँ, 3-4 वीडियो रोज़ डलता रहता है, तो प्रोजेक्टर लगाइए, उसी में से भाषण सुनवा दीजिए। जो बोलना है मुझे तथ्यों के हिसाब से मैं बोलता हूँ और सुन लेंगे। बेकार मुझे क्या बुलाइएगा, खर्चा भी बढ़ेगा, होटल में रखिएगा, खाना भी खिलाइएगा, आने जाने का खर्चा भी होगा, तो उससे बढ़िया समय बचेगा और आप 2 घंटा सुन सकते हैं उस पर। बहरहाल 2 घंटा बोलूँगा नहीं, 1 घंटा तक बोल सकता हूँ। क्या आप लोगों में से कितने लोगों ने हमें सुना है यूट्यूब पे? 10-20 लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की जमात में बोल रहा हूँ। और अंबेडकर नामा कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, वो वैचारिक ही है। तो जब आप लोग नहीं सुनिएगा, मैंने वो उस पर बोलता हूँ कि मोटी मोटी किताबें पढ़ना सबके वश की बात नहीं है, और पढ़ के समझना और उसको एक्सप्रेस करना ये भी एक मुश्किल काम है। आप सुबह से शाम तक बैंक में रहते हैं, कहाँ टाइम मिलेगा इतना पढ़ने के लिए और बारीक बात समझने के लिए। मैं इतिहास का छात्र हूँ तो मेरा पेशा है,
तो पढ़ के आप ही लोग के लिए वो बनाया जाता है कि पढ़ नहीं सकते हैं तो कम से कम सुन लीजिए। और गाना सुनने से, भजन कीर्तन सुनने से बेहतर होगा कि उसमें उसका मैंने हैशटैग ही दिया था, काम की बात, मन की बात नहीं। मन की बात बहुत लोग करते हैं, तो काम की बात उसमें है, आप सुनिए, थोड़ा सा ठीक लगेगा। ऑफिस में कभी टाइम मिले, कभी किचन में हो, कभी ऐसे न्यूज़ देखना हो, तो उसमें रेलेवेंट इश्यूज भी होते हैं। और बाबा साहब के राइटिंग और स्पीचेज में तकरीबन 700 से ज़्यादा वीडियोज़ उस पर हैं। अगर आप सुनना चाहें तो ज़रूर सुने, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। चलिए, आज मैं सोच रहा हूँ 2 चीज़ों पर बोलूँगा। एक तो कंटेम्प्रेरी अभी क्या चल रहा है देश में, 70 साल में क्या हुआ, हमने क्या खोया और हमने क्या पाया। थोड़ी देर इस पर बोलूँगा। और आजकल मैं SC/ST फोरम्स में जाता हूँ बोलने, तो मैं थोड़ा तीखा बोलता हूँ। तो अगर ख़राब भी लगेगा तो सुन लीजिएगा, मैं ख़राब लगने के लिए भी बोलता हूँ। सब मीठा मीठा दवाई देने की मेरी आदत नहीं है, वो बच्चों को पिलाया जाता है मीठा मीठा। और जब प्रोफेशनल इतिहासकार हमारे बीच नहीं हो, प्रोफेशनल पब्लिक इंटेलेक्चुअल हमारे बीच नहीं हो, तो बहुत सारे अपढ़ और कुपढ़ लोग आधा अधकचरा पढ़ के और आपके दिमाग में सब बात भरते जाते हैं। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आधा और अधूरा होता है। इसलिए वो बहुत दिनों से जो है ना, वो हम लोग भी पहले वैसे ही सोचते थे। बहुत दिनों से इन लोगों ने, भाषणबाजों ने, वो कचरा भर दिया हमारे दिमाग में, सोचने समझने की शक्ति को कुंद कर दिया है। और व्हाट्सएप ने तो और कमाल कर दिया है। उदाहरण देता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि शासक समूह बनना है, बाबा साहब ने ये कहा था, बाबा साहब ने ये कहा था। कहां कहा था, किस संदर्भ में कहा था और क्यों कहा था, ये नहीं बताएंगे। सिर्फ टाइटल और शीर्षक पढ़ के आपको बोल देंगे। उसी में हम लोग को नारा अच्छा लगता है ना, नारा सुनना जिसमें गुदगुदी हो, थोड़ा सा फैंटेसी में हो। फैंटेसी अच्छा लगता है नारा सुनना, लेकिन पढ़ना, सोचना, समझना और उसको थ्योराइज करना ये मुश्किल काम है। कमर और कुर्सी को एक करना पड़ता है, तब जाके 1-2 पैराग्राफ लिखा जा सकता है। तो वैसे नारेबाजों को आजकल मेरा चल रहा है, आजकल मैं अपने लोगों की समीक्षा ज़्यादा करता हूँ। हमारी लड़ाई तो ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद से है, वो तो चल ही रहा है। जो लोग मुझे देख सुन समझ रहे हैं, अभी मेरे गिरफ्तारी की भी चर्चा हुई, तो मेरी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई थी कि मेरे पिताजी का ज़मीन की लड़ाई थी या मेरा प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। मैं समझता हूं कि मेरी गिरफ्तारी इसलिए हुई थी कि अभी मनुस्मृति और संविधान के बीच धर्म युद्ध चल रहा है और मैं संविधान के पक्ष में खड़ा हूं, इसलिए गिरफ्तारी हुई। किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट नहीं था, किसी को मैंने मारा नहीं था। तो यदि मनुस्मृति और संविधान के बीच अगर धर्म युद्ध चल रहा है, तो आपको तय करना है कि आप किसके पक्ष में खड़े हैं। और ये सब काम देखिए, ये बहादुर लोग करते हैं। इतिहास विजेताओं को, योद्धाओं को याद करता है, कायरों को और बुज़दिलों को याद नहीं करता है। एक कहानी भी सुना देता हूं, आपने सुना भी होगा कि जंगल में आग लगी तो सारे बड़े बड़े जानवर भाग रहे थे। एक छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी लेकर आग बुझा रही थी। तो किसी ने पूछा कि इतने बड़े बड़े जानवर, हाथी और तमाम शेर भाग रहे, तुम क्यों बुझा रही हो? जल के भस्म हो जाओगी इसमें। तो चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं कि मैं इसमें जलकर भस्म हो जाऊंगी, लेकिन जब इस आगजनी का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम भगोड़ों में नहीं, आग को बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं नजर दौड़ाता हूं, मेरा अमूमन वीकेंड में मेरी कोई छुट्टी नहीं होती, आप लोग की छुट्टी होती है। मैं समय पर आ गया था, लेकिन आप लोग को आने में विलम्ब हुआ। थोड़ा रेस्ट वेस्ट लेके आते हैं, लेकिन हमारा कोई रेस्ट नहीं होता है, 24/7 काम चलता रहता है। क्योंकि समय 24 घंटा सबके पास है, अडानी के पास भी, अंबानी के पास। उसी 24 घंटा में अडानी के कितने चपत लगा दिया आप लोग से बेहतर कौन जानता होगा, बैंकर्स लोग हैं। 24 घंटा मोदी जी को है, सोनिया गांधी को भी है, सबको, बिल गेट्स को भी है।
उसी 24 घंटे को कौन कितना मल्टीप्लाई कर सकता है, वही न हुक्मरान बनता है। सिर्फ भाषण देने से थोड़ी हुक्मरान बनता है। मंडे टू फ्राइडे मुझे कॉलेज में देना होता है, क्लास लेना पड़ता है, पढ़ना पढ़ाना पड़ता है, किताबें आर्टिकल सब लिखना होता है, उसी में से जितना वर्ष में है समय निकालते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे समाज को, मुझे बहुत गालियां पड़ती है, दलितों से ही गालियां पड़ती है, कोई बात नहीं, इसके अलावा कुछ सीखे भी तो नहीं हो, कुछ और सीख लेते, कुछ इतिहासकार बन जाते तो अच्छी बात होती। ले आके पढ़ के बहस कर लो तो नहीं, बाबा साहब ने कहा था, कहाँ कहा था नहीं पता है, तो नहीं पता है। तो एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, एज ए प्रोफेशनल हिस्टोरियन, मैं बताता हूं किस पेज नंबर पर, किस वॉल्यूम में, कब और क्यों कहा था। तो आप लोग जितने हमारे जो समाज के लोग हैं, वो सिर्फ मिडिल क्लास लोग, नौकरी पेशा वाले लोग ही हैं जिनके पास संसाधन है। एम आई राइट और रॉन्ग? नो बिजनेस, नो इंडस्ट्रियलिस्ट, नो बैंकर, नथिंग डूइंग, ओनली नौकरी पेशा वर्ग। और नौकरी पेशा वर्ग के पास जितना संसाधन है वही दिया ना लोगों को, चाहे कर्मचारी संगठन हो, चाहे आपका वेलफेयर एसोसिएशन हो, चाहे दर्जनों बाम सेफ हो, चाहे हजारों लाखों संगठन, नेम एनीवन, जितने चंदा दिया, मैं तो समझता हूं कि उतने पैसे में तो एक द्वीप खरी के दलितों का देश बन गया रहता। नहीं बनता? बन जाता कि नहीं बनता? लेकिन वो कहां गया, किस खाते में गया, कहां खर्चा हुआ, भाषणबाजी हुआ, पंडाल लगा कि क्या हुआ, कौन से इतिहासकार पैदा हुए, कौन से इकोनॉमिस्ट पैदा हुए, कौन से बैंकर पैदा हुए, कौन से जर्नलिस्ट पैदा हुए, कुछ नहीं पता है, सिर्फ भाषण है। अब मन की बात है कि भाषण ही मेरा शासन है। मैं कोई संगठन नहीं चलाता, मैं बनाया था, मैं एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूं, और हमारे प्रोफेशन में हमें आज़ादी है कि मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं, मैं सरकार की आलोचना भी लिख सकता हूं, तमाम आज़ादी है हमारे प्रोफेशन, इसीलिए मैंने चुना था। और मैं बचपन से विद्रोही हूं, और सबसे पहले हमारे जैसे लोगों को सबसे पहले विद्रोह करना पड़ता है अपने घर में। और आपको दावे के साथ कह रहा हूं, मेरी मां अभी जीवित है, पिताजी नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं, घर के लोग हैं, आप जाकर उनसे पूछ सकते हैं। हमारे सब में जितने लोग बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? व्हाट इज द लास्ट फाइनल ड्रीम वी आर हैविंग? हमारे बच्चे के क्या होने चाहिए? हमारे बच्चे मैक्सिमम ड्रीम है आईएएस ऑफिसर बनना, उसके आगे कोई ड्रीम है? टेल मी, आईएएस बेटा बेटी को बनाने के आगे कोई ख्वाब है? तो जिस समाज के ख्वाब इतने छोटे हों, वो समाज हुक्मरान कैसे बन सकता है? ये सवाल आपके सामने रख रहा हूं। आपको कभी लगता है कि आपका बेटा नोबेल प्राइज जीतना चाहिए, आपकी बेटी नोबेल प्राइज जीतनी चाहिए, आरबीआई का गवर्नर बनना चाहिए, योनो में जाना चाहिए? कहां गया? कल यंग मैन मिला था, इधर आओ, किधर, इधर आओ, मनोज। कल मैं इनसे बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि तुम कहां बैंक में फंस गए? दिल्ली में मुझे मिले रहते, तुम्हें मॉडल बनाता मैं, तुम्हें भेजता बॉलीवुड, मेरे दोस्त लोग हैं उधर, मैं तुम्हें फिल्म एक्टिंग सिखलवाता। कुछ है तो बताइए, कोई ख्वाब है इसके बियॉन्ड? सब कुछ सिकुड़ता जा रहा है इसे। नौकरियां हैं, 10 नौकरी आईएएस ऑफिसर का है, और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, मेरे पास जितने बड़े बड़े लोग आते हैं, चाहे वो मंत्री हो, नेता हो, अफसर हो, सबका ख्वाब मैं देखता हूं ना, मैं इसलिए निराश होता हूं और एग्रेसिव हो जाता हूं। मैंने इसलिए कहा विद्रोही कि हमारे पिताजी और माताजी भी यही ख्वाब देखते थे, कलेक्टर बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। हमने नहीं बनूंगा ये सब, मुझे ऐसी काम चाहिए, ऐसा काम चाहिए जिसे मुझे अपनी बात रखने की आजादी हो, जहां मैं लिख पढ़ सकूं, जहां बोल सकूं, जहां पर उत्पीड़ितों के पक्ष में खड़ा होकर, न्याय के पक्ष में खड़ा होकर
अपनी आवाज बुलंद कर सकूं। ये बचपन से मेरी आदत है, कोई नई बात नहीं है, एक दिन में नहीं होता है ये सब। आप मेरा इतिहास उठा के देखें, 20-25 मुकदमे मैं लड़ रहा हूँ, अभी भी 3-4 मुकदमे दिल्ली हाई कोर्ट में हैं कि मैं उत्पीड़ित के पक्ष में। उस समय बाबा साहब नहीं पढ़ा था, अंदर से एक हलचल कि अन्याय अच्छा नहीं लगता है, उत्पीड़न अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने अपना करियर इस तरह से प्लान किया कि जहां पे मेरी दाल रोटी भी चल जाए और कम से कम हम समाज के पक्ष में, न्याय के पक्ष में हम खड़े होकर अपनी बात रख सकें। और इसके लिए जो भी कुर्बानी है कम है। भले हमारा समाज, तो आदमी जब मर जाता है उसके बाद उसको लगता है कि अच्छा आदमी रहा होगा। जिंदा रहते सिर्फ जो है वो घर में बैठ के लाइक मारता है, ताली बजाता है, लेकिन उसके पक्ष में खड़ा नहीं होता, उसके पक्ष में नहीं खड़ा होता है। इसलिए मैं बात शुरू करने से पहले, हमारे जो दोस्त हैं यहाँ भंवर मेघवंशी हैं, मैं तो राजस्थान में 1-2 नाम ही जानता हूं जो पूरा चढ़ के और भीड़ के लड़ते हैं और लिखते भी हैं। वैसे लोग 5-10 लोग आप आइडेंटिफाई कीजिए। आप लोग पढ़े लिखे लोग का सब बड़ा संगठन है, संसाधन है, वैसे 5 लोग आप खड़े कर सकते हैं। उनके लिए क्या आपके पास एजेंडा है, उनके पास क्या प्लानिंग है? उनके लिए कोई प्लानिंग नहीं। क्या कोई कर्मचारी संगठन या बड़े बड़े संगठन वैसे 10 लोगों को खड़ा कर सकता है कि तुम जाओ, तुम जो काम कर रहे हो अच्छा काम है, और तुम लड़ो, सस्पेंशन टर्मिनेशन मुकदमे देखे जाएगा, हम लोग पीछे खड़े हैं, है? वैसे लोगों को बुलाकर यहां सम्मानित कीजिए, हमें पगड़ी पहनाने की जरूरत नहीं है। वैसे लोगों को बुलाइए, उनको पुरस्कार दीजिए, सम्मानित कीजिए, उसके पीछे खड़े होइए। जो समाज अपना इंटेलेक्चुअल और लीडर नहीं तैयार करता है, वो समाज सुनर और लेटर वो गुलामी की ओर जाएगा ही जाएगा। और कैसे भी बता देता हूं, आप ही के एग्जाम्पल से बता दूंगा। तो वैसे लोग, जो लोग आपके हक, आपका बैंक निजीकरण हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो आपको पड़ना चाहिए ना ज्यादा। लेकिन आप निजीकरण क्यों हो और इसके लिए क्या पब्लिक माहौल बनाया जाए, इसके लिए विचारक, पत्रकार, इंटेलेक्चुअल चाहिए होता है। डिड वी सपोर्ट देम? कोई उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है। जाके देखिए आरएसएस भाजपा लोग कैसे पूरा थिंक टैंक बनाता है, उसको पूरा स्पॉन्सर करता है, लिखने पर क्या। हमारे समाज में ऐसा कुछ नहीं, भाषण अच्छा लगता है। अब भाषण के कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, गुदगुदी है अंदर से। वो फिल्म आई थी ना हेमा मालिनी की, वो कौन सी फिल्म थी, एक ड्रीम गर्ल है ना। फैंटेसी में रहने का हमारे लोग को बहुत, क्योंकि बाबा साहब के बाद एक कांशीराम हुए जो इधर उत्तर भारत में विशेष रूप से थोड़ा हलचल पैदा किए। उसका जितने पढ़े लिखे लोग जो ब्राइट हो सकते थे वो सब सरकारी नौकरी में चले गए, और बेचारा रिटायरमेंट के बाद ही मिशन चलाना होता है, नौकरी पर तो बोल नहीं सकते। ठीक कर रहा हूं साहब, मेघवाल साहब? तो रिटायरमेंट के बाद बेचारा कितना जितना कर रहा है उतने बहुत है। जब प्राइम टाइम एनर्जी का है, जब लिखने पढ़ने बोलने भिड़ने का है, उस समय बौद्धिक तैयारी नहीं होती। तो ये सारा जो मामला है, अभी देखिए लगातार, एक मैं अभी वीडियो देख रहा था किसी यूट्यूबर में, उसमें भी मुकदमा हो गया है। अभी कांग्रेस का प्रवक्ता को जहाज से उतार लिया, जब राहुल गांधी को बुला लिया ईडी ऑफिसर, सोनिया गांधी को बुला लिया, तो हम आपकी इस खेल की मूली है। लेकिन तब भी यहां पे लड़ने और भिड़ने वाले लोग, चाहे मेघवंशी हो, चाहे रतन लाल हो, चाहे और हो, अभी भी हैं जो इस हुकूमत से डरते नहीं। इसीलिए एक शेर मैं भी पढ़ देता हूं कि जज्बे शौकत शहादत को क्या कीजिए। मैंने पढ़ा है कहीं, मेरे मित्र ने भेजा है। जज्बे शौकत शहादत को क्या कीजिए, अब तो हमने हथेली पर सर रख लिया। अब तो हमने हथेली पर
सर रख लिया। कत्ल होने से अब हम डरे किस लिए, कत्ल होने से अब हम डरे किस लिए, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। तो जब माहौल ही ऐसा है तब डर डर के जो है ना दुख 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 करके क्या जीना। और यकीन मानिए जब युद्ध होता है ना, तो जब बमबारी होती है तो किसी के घर पहले उजड़ते हैं, और आप बंकर में भी है तो सूनर और लेटर बाद में उजड़ेगा आपका भी, कोई सेफ नहीं है। इसलिए कोई समझ ले, अगर कबूतर अगर रेत में आंखें छुपा ले और सोचेगी कि बिल्ली नहीं खाएगी, तो ये गलती जो है बिल्ली की नहीं कबूतर की है। इसलिए हम जैसे लोग तो लड़ते भिड़ते रहेंगे। सरकारें भी कई बार डरती है ना, इंटेलेक्चुअल से एक्टिविस्ट से सरकारें डरती। एक बार मेरी गिरफ्तारी हुई थी, एक ही दिन में छोड़ना पड़ा, एक ही दिन में 24 आवर भी नहीं रख पाए। अब गिरफ्तार हो गया तो हो गया, जेल ही में रहना तो क्या फर्क पड़ता है, क्या होगा, नौकरी सस्पेंड हो जाएगा और क्या होगा, व्हाट विल हैपन। मैंने तो अपने घर में कहा था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, अगर नहीं हुआ इधर तो मैं सब्जी भाजी तरकारी का दुकान खोलूंगा, लेकिन भिड़ूंगा जरूर मैंने कल भाई साहब कहाँ गए, कौन साहब थे आप, रात मेरे साथ थे आप। मैंने कहा कहाँ, चलिए बिजनेस कीजिए, इंडस्ट्री लगाइए। कहाँ ही सब 1,000 करोड़ का होगा तो 2-4 करोड़ हम लोग को भी दे दीजिएगा, है थोड़ा कुछ लोगों को बिजनेस भी करना चाहिए। कुछ लोगों को सीए है इस शहर में कोई भी SC ST समुदाय का है, तो सीए जब है ही नहीं तो हीरा चोर जो है लंदन में मजे कर रहा है। लंदन में हीरा चोर सब जितना बैंक का पैसा लेकर भगा हुआ है। अब वो मुझे कल एक पत्रकार से मैं बात कर रहा था कि घबराइए नहीं, अडानी वाला अगर केस खुला तो कई बैंक के अधिकारी भी पकड़ाएंगे, वही जेल में जाएगा, अडानी तो भाग जाएगा। तो जब सीए अपने नहीं होंगे तो हीरा चोर अमेरिका इंग्लैंड में महल में रहेगा, वहां से फोटो अच्छा खिंचवा के, एक का देखा भी सुष्मिता सेन के साथ फोटो आया था, वो खिंचवा के चिढ़ाएगा आपको, और आप जो है हीरा चोरी के आरोप में जेल चले जाएंगे। ठीक कह रहा हूं मैडम, ठीक कह रहा हूं, आप सब बैंक में हैं, ठीक कह रहा हूं नहीं, आप लोगों से पूछना जरूरी है। किचन में जब जाइएगा अम्बेडकरनामा खोल लीजिएगा, उससे बहुत कुछ भ्रांति आपकी जो है ना पति परमेश्वर और तमाम करवा चौथी सब खत्म हो जाएगा। और मेरी वाइफ ही चलाती है अम्बेडकरनामा, और रोज सुबह हम लोग आप लोग को 4 डोज देते हैं कम से कम। सुबह मेरी वाइफ 1 डोज देती है 6 बजे एकदम, ये कम से कम आप लोगों को घंटे की जो आदत पड़ी हो ना, घंटा सुनने का, कम से कम वो खत्म हो। 6 बजे का 1 डोज रहता है। अभी जेफरलिट की किताब पढ़ रही वो अम्बेडकर की जीवनी, मैं क्लास लेके आता हूं तो 3, 6, 9 मैटनी शो, इवनिंग शो एंड नाइट शो, 3 शो देता हूं। ये छूट जाए तो ये देख लेना, ये छूट जाए तो ये देख लेना, तो देखिए उससे कम से कम कुछ ना कुछ हलचल पैदा होगी। और यकीन मानिए कल मैं साथी से बात कर रहा था कि इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के युग में अगर आप अजमेर में सिर्फ बैठे हुए हैं, दुनिया से कनेक्टेड नहीं हैं, तब आप सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। मैं पता नहीं, मैं आई एम नॉट टेक सेवी, और लॉकडाउन लगा मैं भाषण जरूर देता हूं, तो मैं घर में बैठ के क्या करता, तो मेरे बेटे ने एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन था, मेरे पास पैसे भी नहीं होता है कि बहुत हाई टेक खरीद लूँ मैं, उसने यूट्यूब बना के दिया और बोला कि इसी पे आप बोलते रहिए। वो पहले ही दिन देखा 1,500 लोगों ने देख लिया, तो मैंने कहा कि तो क्लासरूम से ज़्यादा बड़ा है, और 7-8 दिन में ही देखे कि उसमें 4,000 सब्सक्रिप्शन हो गए। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, लेकिन लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब वो खोला, हज़ारों पेज पढ़े गए उस पर, हज़ारों, अरुंधति रॉय का इंटरव्यू लगाया, दिग्विजय सिंह का लगाया, उर्मिलेश जी का लगाया, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ मैं करता हूँ। और एक बात और,
उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके उस पर शिक्षा का प्रचार होता है। उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके 1 साल के अंदर एक बच्चा को 25 लाख दे के लंदन पढ़ाया गया LLM, एक बच्चा को जर्मनी भेजा गया, एक बच्ची को कलकत्ता निफ्ट में भेजा गया 45 लाख रुपये, और भोजन माता जो उत्तराखंड वाली जो लड़ रही थी, जिसके हाथ से बच्चे नहीं खा रहे थे, उसको भी 2-2.5 लाख रुपया दिया गया इसी का इस्तेमाल करके। क्यों? जब हमारे पास लॉयर ही नहीं है। अध्यक्ष जी, बढ़िया लॉयर 5 है अभी सुप्रीम कोर्ट में, जो गाउन फहराते हुए फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए कोर्ट परिसर में कॉरिडोर में चले। बाबा साहब के उसको मतलब बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते। कोई अपना बेटा बेटी को फूले और बाबा साहब नहीं बनाना चाहता है। मेरा जाके देखिए, मेरा बेटा स्टीफेंस कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ता है, अभी 2nd ईयर में। मैंने कहा कि ऐसा है, अब तैयारी करो, लंदन, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड जाओ। दुनिया विश्वविद्यालय क्यों बने? विश्वविद्यालय लीडर्स पैदा करने के लिए बने हैं। अगर विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा नहीं देंगे बच्चों को, तो फिर लीडर नहीं डीलर बनेगा, डीलर। इसलिए आप नेताओं से जो आपकी शिकायत होती है, वो शिकायत इसलिए है कि आपने डीलर बनाया है, तो लीडर कहाँ से मिलेगा? अच्छे अच्छे लोग टाई सूट पहन के नौकरी करने जाते हैं, पढ़े लिखे लोग BA के बाद ही गला घोट देते हैं, मास्टर्स क्या है, PhD क्या है, ये सब एजेंडा में नहीं होता है। जल्दी 21 साल हो, बेटा बेटी नौकरी कर ले, उसका शादी हो जाए, एक अच्छा सा घर हो, मिडिल क्लास माइंड से, 3 बेडरूम का 3 BHK, एक गाड़ी हो, AC लगा हो, लाइफ सेट हो गई। यही कहते हैं ना, लाइफ सेट हो गई ना। तो सेट क्या होता है? सेट तो बजरी, रोरी, सीमेंट होता है। मसाला जब मकान बनता है वो सेट होता है। अगर इंसान सेट हो जाए तो इसका मतलब वो मर गया 21 साल में ही, सिर्फ दफनाया जाना 75-70 साल में बाकी है। एक इंसान हर समय चिंतनशील होना चाहिए, उसके अंदर सवाल होने चाहिए। और इस सदी का, इस युग का, थोड़ा बहुत बाबा साहब को मैंने पढ़ा है, जो पढ़ता हूं समझता हूं, बेबाकी से बोलता हूं और किसी से डरता नहीं। लाइफ तो एक ही है, एक ही है ना। अगर मैं बोल लिया, मैं अगर टकरा गया हुकूमत से, तो क्या हो जाएगा? 75 कोई देखिए सिरफिरा लोग जो है, वो जो है वो आके झुंड में गिदर लोग हमला करता है। कोई छुप के आ गया, मार गया, तो उसका कोई ठीक नहीं। वैसे एक्सीडेंट पे लोग मरते हैं रोड पर। तो पिछले साल मैंने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखा था, आप में से कुछ लोग पढ़े होंगे। ये गिदर लोग किधर से भी आ सकता है झुंड में, तो जरा मुझे लाइसेंस दिया जाए कि 56 का, गिदरों से जरा हिसाब किताब बराबर करना है। कायर बहादुर लोग ये लड़ाई नहीं बना सकता। आत्मरक्षा का अधिकार हमें संविधान देता है या नहीं देता है? यस नो? तो हम अपनी आत्मरक्षा भी नहीं कर सकते। कोई आके मार के चला जाए, कोई मूंछ रखने पे पीट देता है। यही आपके राजस्थान की घटना जितेंद्र मेघवाल की कर रहा हूं। बच्चा पानी पीने गया, उसको मार देता है। आप चप्पल जूता पहन के सड़क पे नहीं चल सकते, आज भी होता है। मंदिर में जाने में पीट दे रहा है, घोड़ा पे चढ़ने पे पीट दे रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 21वीं सदी। लड़ेगा कौन? बाबा साहब फिर आएंगे। कौन सवाल उठाएगा? कौन लड़ेगा? कोई अवतार? इस समाज, ये पढ़ा लिखा समाज, मुझे कई बार अद्भुत ये होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है कि इतना इस समाज में बाबा साहब को कम से कम सुन भी लेता है। इस समाज में आत्मविश्वास नहीं है, इसमें आक्रोश नहीं है, इसमें गुस्सा नहीं है। अपने हक, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए कानूनन भी अगर एक आदमी को सजा दिलवा दो तो वही तुम्हारा प्रतिशोध होगा। कोई डिजायर नहीं इस तरह का। दर्शन IIT का छात्र,
वो सुसाइड किया कि आत्महत्या हुए कोई कुछ पता नहीं। रोहित वेमुला, पायल तड़वी, बहुत सारे हजारों ऐसे केस हैं। आपकी आने वाली पीढ़ियां मारी जा रही हैं और कोई गुस्सा नहीं, आक्रोश नहीं। जो लोग लड़ रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, उसके पीछे खड़े नहीं हैं। बहुत दिन तक ये कोट पैंट चलेगा नहीं। सरकार ने जो है ना उसको उतरवाने की तैयारी कर दी है। क्या डिस्क्रिमिनेशन, मैं तो कहा अभी वीडियो बनाए कि जातिवाद, भेदभाव करना, जातीय दमन करना बचपन से ही घर में सिखलाया जाता है। अगर क्यों यूनिवर्सिटीज में, आईआईटीज में मेडिकल आता है तो उसको लगता है कि मुझे किसके साथ बैठना चाहिए, किसको कैसे ह्यूमिलिएट करना चाहिए। बचपन से ही वो सिखलाते हैं कि ऐसे ऐसे तुमको इसके साथ बैठना है, ये नीच जाति का है, ये है, ये है, सिखलाया जाता है। जब ये सिखलाया जाता है तो आप अपने बच्चों को उसके खिलाफ लड़ने के लिए बचपन से क्यों नहीं सिखलाते हैं? आप जाति छुपा के, आप बच्चों को जाति के बारे में नहीं बताकर, वही कबूतर वाली बात है कि आंख छुपा ले रेत में, सोचे बिल्ली नहीं खाएगी। जब आपको जो समस्या, बीमारी अगर है, कैंसरस बीमारी है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको बताते हैं ना, वो टेस्ट करता है, ब्लड टेस्ट करता है, एक्सरे करता है, सब कुछ करता है। ये जाति एक कोड है इस समाज का, कैंसरस बीमारी है, उसके बारे में बच्चों से बातचीत करते हैं आप लोग? नहीं करते, छुपाते हैं। इसीलिए वो बच्चा जब 20-21 साल का होकर यूनिवर्सिटी, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज में जाता है तो अचानक एक दूसरे तरह की दुनिया में इंटर करता है, जहां पे उसको ह्यूमिलिएशन सहना पड़ता है एवरी डे, रूम में, हॉस्टल में। मैं जानता हूं ना, मैं 25 साल पढ़ा चुका, 30 साल से ज्यादा मेरा रिश्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ है। वो कैसे कैसे होता है वो मैं आपको बता सकता हूं, मेरा एक पूरा रिसर्च है उस पर। तो आपने उसको सिखाया नहीं तो फ्रस्ट्रेशन में आता है, वो स्थिति को वो कोप अप नहीं कर पाता है। जाइए, मेरी गिरफ्तारी हुई थी, मेरे घर जाके वीडियोस देखिए उस समय के। मेरा बेटा बेटी कोई टेंशन में नहीं था, न्यूज देख रहा था ऐसे आराम से बैठ के। बोले पापा एकदम न्यूज में छाए हुए, मजा आ रहा है। चलो, 8वीं में पढ़ती है बेटी। जब तक कोई पंगा नहीं हो, लड़ाई नहीं हो बहुत दिनों तक, तो सब बहुत ही उदास रहता है, बात कुछ हो नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा है। दिन भर वो सुनते रहता है, उसको समझाया तो अभी से उससे जाएंगे तो पीएचडी के बराबर बात कर लेगी कि सावित्रीबाई फुले ने क्या कहा था, ये किसने कहा था। आप लोगों में से बहुत को पता भी नहीं होगा। तो जब उसको जातिवाद है तो उसकी बीमारी, मैंने कल कहा ना मनोज इसको, कि भारत में मैं, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट भी बड़े बड़े पोजीशन पे हैं, मेरे दोस्त बड़े पोजीशन, मेरे घर में ऑफिसर हैं, मेरे घर में ऑफिसर हैं बड़े बड़े पोजीशन पे। इसलिए मैं नहीं बना। वो सिर्फ हमारा गेस्ट हाउस बुक करने, गाड़ी का इंतजाम करने, टिकट कंफर्म कराने के अलावा कोई उपयोगिता नहीं है मेरे लिए। सही है? गेस्ट हाउस बुक करने, कंफर्म करने, टिकट उकट, खाना वाना खिलाने, खाने का मैं बनाने का भी शौकीन हूं, खाता कम हूं, बनाता ज्यादा हूं। इसके अलावा कोई उपयोगिता नहीं। मैंने इनसे पूछा कि भारत में एक आदमी बताओ जो नौकरी कर लिया हो और स्वाभिमान के साथ सीना चौड़ा करके आंख में आंख मिलाकर रिटायर हुआ। आप तो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं सर, मैं अगर गलत कर रहा हूं तो टोकिएगा। और जिसने भी ऐसा किया उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है। अमेरिका का इतिहास उठाकर पढ़िए। जब अमेरिका आजाद हुआ था तो जो निग्रोस ब्लैक्स थे ना, वो स्लेव थे, प्रॉपर्टी थे, उनके मालिक हुआ करते थे। तो उनकी लिंचिंग होती थी निग्रोस की। उसी तरीके से इस 70 साल में आपके, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, दादा परदादा, इन जमींदारों और बड़े लोगों के बंधुआ मजदूर थे, हलवाही और चरवाही करते थे। इसीलिए जब आप बढ़िया कोट टाई पहन के जाते हैं ना ऑफिस में,
है ना, मर्सिडीज में जाते हैं, बढ़िया कार में, टाई बढ़िया हो, तो उनके आंख में चुभता है, खटकता है। इसीलिए आपको तरह तरह से परेशान करेंगे। बाबा साहब को कोट कर दे रहा हूं। बाबा साहब ने लिखा है कि किसी हिंदू से पूछो कि एक अस्पृश्य के जीवन में सुधार आ रहा है, वो अच्छा घर बना ले रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, बच्चों का अच्छा नाम रख रहा है, अपना घर अच्छा बनाता है, दरवाजा मेन सड़क की ओर खोलता है, तो आपको क्या समस्या है? यदि एक अस्पृश्य के जीवन में सुधार आ रहा है, तो हिंदू बोलेगा कि जिसको आप सुधार कह रहे हैं वो सुधार नहीं, हमारे धर्म के खिलाफ विद्रोह है। क्योंकि उनको यही सिखलाया गया है कि अछूत को टूटे हुए बर्तन में खाना खाना चाहिए, फटे कपड़े पहनने चाहिए, शहर गांव के बाहर रहना चाहिए। तो उनके बच्चे जैसे हम लोग, अब तो बढ़िया बढ़िया पहने, देखिए कितना बढ़िया मेघवाल साहब कोट पहने, देखिए महंगा कोट। ये जाते होंगे ऑफिस में, चाहे आपके बच्चे अच्छा बुलेट से जाते होंगे, वो कैसा लगता होगा? जिसको बचपन से जिसके दिमाग में जहर फैलाया गया है, उसको बहुत खराब लगता होगा। इसलिए वो तरह तरह से लीला करता है, लीला आपको तंग करने की। ह्यूमिलिएशन के कई फॉर्म्स होते हैं। आप ऑफिस में गए, सामने बॉस बैठा हुआ है और एक आदमी उसका जात वाला आया, उसको बढ़िया से बैठाया, पानी पिलाया, और आप गए, आपको खड़े रखा। इज इट नॉट अ ह्यूमिलिएशन? यू टेल मी। ये आपके जीवन में होता नहीं? इसलिए मैं कहता हूं, और मेरी समझ है, 3 वर्ड याद कर लीजिए, आप बच्चों को भी सिखाइएगा, चाहे बॉस हो, चाहे कोई हो, चाहे उसका टीचर हो, चाहे वाइस चांसलर हो। 3 वर्ड यही आपकी मुक्ति का इस 21वीं सदी का मंत्र होगा। उसको सिखलाइए कि सामने जो भी हो उसको बोलो, अगर वो जाति करे, बदमाशी करे, तो उसको बोलो हाउ डेयर यू। इतनी साहस नहीं है? हाउ डेयर यू बोलिए उसको। ये मैंने पिछले साल एक सीरीज चलाई थी यूट्यूब पर, डपटो उसको, पकड़ो। कोई गाली देके, धमका के, पीट के, ह्यूमिलेट करके आपको चला जाता है। आपके खून में, एयर कंडीशन में रहना अच्छी बात है, मैं भी रहता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके विचारों में जो है वो ठंडापन आ जाए। उबाल नहीं मारता है। जानवर को भी मारिए तो वो उलट के काटता है, नहीं काटता है। जानवर भी काटता है। इंसान कैसा है? जिसमें कोई रिएक्शन नहीं है। उसके आने वाली पीढ़ियां बर्बाद की जा रही हैं। मैं बताता हूं कैसे भेदभाव मेरे साथ कम थोड़ी होता है। और खास तौर से आरएसएस भाजपा की जब सरकार आई है, तब से इनको लगता है कि इनकी जागीर हो गई है देश, और ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। तब से और उत्पीड़न बढ़ा है। अपने आसपास देखिए, आपको नजर आ जाएगा। हमसे नहीं जीत पाता है, हमसे इतनी लड़ाई चलती है, और उसका कॉस्ट मैं चुकाता हूं। मैं बताता हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं कोई सिंपैथी मुझे चाहिए, मेरे आंख से कोई आंसू टपक रहे हैं। मैं आंसू निकलवाता हूं, टपकाता नहीं। मैं नहीं गुजा आके देखिए, हिंदू कॉलेज में सरकारी घर को मैंने आलीशान बना के रखा हुआ है। अच्छा नहीं लगा आंख में तो घर के सामने कूड़ादान खोल दो। और भी मेरे अनुपस्थिति में, जब मैं वहां प्रेजेंट नहीं, हिम्मत नहीं था सामने खोदने की। उससे भी नहीं, उससे झगड़ा हुआ तो महिला उत्पीड़न केस लगवा दो 2 बार। उसमें भी हरा दिया। आज तक रिपोर्ट नहीं मिली है, 16 से लेकर आज तक। 5 साल के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिबार कर दो, कर दिया। प्रिंसिपल को, ऐसा प्रिंसिपल है, जब प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल लिखता है तो वो लोगों के लिए लिखता है, पब्लिक डोमेन के लिए लिखता है। आप जो मैगजीन निकाले हैं घर में तिजोरी में रखने के लिए नहीं, कि लोगों को पढ़ने के लिए निकाले हैं। आज तक उस प्रिंसिपल का ये नहीं पता है कि उसने कितने आर्टिकल और किताब लिखे और हेरा फेरी करके प्रिंसिपल बन गया। मैंने उसको टर्मिनेट करा दिया हाईकोर्ट से। मैंने फिर सुप्रीम कोर्ट से रीइंस्टेट हुई। उससे रिलेटेड 2 केस अभी चल रहे हैं मेरे, और आज तक आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे। कोर्ट में भी करेगी नहीं, तिजोरी में रखने वाला है। मेरी 10 किताबें,
14 आर्टिकल सब पब्लिक डोमेन में। अमेजन पर टाइप कीजिए रतन लाल का किताब आ जाएगा, खटाखट सब दिखेगा। आप लोग को पढ़ने के लिए लिखा है ना, तिजोरी में बंद करने के लिए नहीं लिखा है। प्रिंसिपलशिप में जो वैसे बनना नहीं था, लेकिन पंगा तो करना होता है। रिजेक्ट मेरा 10 किताबें लिखने के बाद। प्रोफेसरशिप ड्यू है 2018 से, लेकिन नहीं हो रहा है। फर्जी एक एक पन्ना का आर्टिकल लिख के हो जाते हैं, नहीं हो रहा है। सबैटिकल लीव मिलते हैं, उसके लिए एलिजिबल हूं, 5 साल से मांग रहा हूं, नहीं मिल रहा है। ये बता रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हम लोग जो काम करते हैं उसका कॉस्ट भुगतना पड़ता है। आप भी तैयार रहिए। और 10 लोग ऐसा हो गया ना, 10 लोग, ज्यादा नहीं चाहिए, फिजा बदल जाएंगी। अभी मुझे लंदन जाना है लेक्चर देने मई में 20 दिन के लिए। एनओसी अप्लाई किए हुए 20 दिन हो गया, 4 लाइन लिखना होता है, द कॉलेज हैज नो ऑब्जेक्शन। एनओसी नहीं मिला है तो क्या करूं मैं? जाके किसी का पांव पकड़ूं, वीसी को मैं पांव पकड़ूं, प्रिंसिपल को क्या करूं, मिठाई का डब्बा लेके जाऊं, पांव पकड़ूं? नहीं, कोई बात नहीं है, टक्कर लड़ाई जारी रहेगी। और मेरा सवाल वही वाइस चांसलर से भी होगा और प्रिंसिपल से भी, हाउ डेयर यू। आओ, अभी सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, सड़क है, कुछ नहीं कहीं होगा तो पब्लिक डोमेन में जाके बेइज्जत करूंगा, बोलूंगा कि सी हाउ कास्टिस्ट दे आर। देखो इसका किताब, पूछो कहां है किताब, है तो नहीं है इसका। अब मेरी 10 किताबें देखो, बेइज्जत करो, पब्लिक ह्यूमिलिएट करो उसको पब्लिकली, ये तो कर सकते हैं। मैं कर रहा हूं ना, मैं जो कह रहा हूं ये यूट्यूब पर रहेगा। अब मैं परसों भी बोला, क्या कर लोगे? टर्मिनेट कर दोगे? जान क्या करोगे? बोलो। ये बोलना पड़ेगा कि नहीं कि डर डर के कायर और डरपोक बना के रखना पड़ेगा? जब हमारे जैसे लोग बोल रहे हैं, कितने फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, करियर का नुकसान है। तो ये करियरिस्ट नहीं ना, मैं करियर बनाने के लिए पैदा नहीं हुआ, तुम्हारा करियर बिगाड़ने के लिए भी पैदा हुआ हूं। चलो लड़ो। सवाल यही है, सब इसलिए बता रहा हूं कि आप सब ऑफिसर से, आप में से मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हर समय कोई ना कोई आपके ऊपर बॉस है और गैर कानूनी तरीके से वो आपको ह्यूमिलिएट करता है। प्रमोशन रोक देगा, फाइल रोक देगा, कुछ करेगा। तो डर डर के रहेंगे तो 10 साल डिले होगा। इसलिए उसको बोलिए हाउ डेयर यू। तुमने साहस कैसे की? जब जब हर इंस्टीट्यूशन में बोलना चाहिए, उसको आत्मसम्मान से जोड़िए। बाबा साहब ने लिखा है, नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव अ लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। जिस समाज में स्वाभिमान नहीं है, आक्रोश नहीं, अन्याय के खिलाफ बोलने की ताकत नहीं है, वो क्या, कुछ दिन के बाद ये वेलफेयर भी नहीं बचेगा, ये वेलफेयर भी नहीं बचेगा। क्योंकि दलित समाज को इंटेलेक्चुअल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए होता है। असाधु बाबा बनते समाज जगह वहां पे चढ़ावा जाता है, इंटेलेक्चुअल कुछ नहीं चाहिए, उसको खाना भी नहीं चाहिए। चलिए, ये मैं इसलिए कह रहा था अध्यक्ष जी कि आप बड़े पोजीशन पे हैं, एंड व्हाट आई एम सेइंग, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा और सबने किया होगा। और ह्यूमिलेट के रिजर्वेशन पे आ गया तो आप भी थोड़ा ऐसे झुक जाते हैं, बोले हाँ आया हूं, तो ऐसे बोलिए ना, जवाब दीजिए। जब जवाब नहीं देते हैं तो उसका मन बढ़ते जाता है। क्योंकि अब मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूं, क्योंकि जो भाषणबाजों ने और धंधाबाजों ने, चंदाबाजों ने जो आपको खाली भाषण दिया है ना, इसके लिए वो बौद्धिक रूप से आपको तैयार नहीं किया है। एक जीएसटी का इंस्पेक्टर है मुंबई में, जीएसटी का इंस्पेक्टर है, बाबा साहब के ऑफिस में मूर्ति लगाया, उस मामले में उसी को टर्मिनेट कर दिया। उसने शिकायत की तो शिकायत जिसके पे की उसको नहीं हुआ, जो कंप्लेंट किया उसी को टर्मिनेट कर दिया। जीएसटी का इंस्पेक्टर है, बोला सारे जितने बाम से क्या क्या सब जगह गए हैं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरे पास फोन आया उसका वीडियो बना हुआ है, देख लीजिए। हमने अपने ऑफिसर को, ऑफिस बेरर को नंबर दो, उसका इंटरव्यू करूंगा।
कि ये सिर्फ चंदा लेता है। आपके कर्मचारी टर्मिनेट हो जाए, सस्पेंड हो जाए, कुछ हो जाए, तो वहां जाके एक्शन नहीं लेता है। वो ट्रेनिंग नहीं दिया ना, खाली भाषण देना सिखलाया। और भाषण सुन के आप लोगों को भी गुदगुदी लगती है, 5,000 लीजिए भाई, 10,000 लीजिए। वो पैसे का क्या काम है? एक नेता का सुन रहा था, बाम साहब का एक नेता का इंटरव्यू। मैं एक सवाल उठा रहा हूं बार बार कि जितने संसाधन पैसे इकट्ठे हुए, एक स्कूल खोलना चाहिए था कम से कम इंग्लिश मीडियम का, नहीं खोलना चाहिए था? एक कॉलेज होता हमारा, कुछ विदेश में पढ़ाते। यह सवाल एक पत्रकार ने उस नेता से पूछा, और आपके नेता की बौद्धिक क्षमता कितनी है ये एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूं। वो कह रहा है, उसका नाम है वामन मेश्राम, वो मुझे नहीं जानता, वो बहुत बड़ा आदमी है, मैं छोटा मोटा कार्य करता हूं। उसकी भाषा देख लीजिए यूट्यूब पर, तो उसको पता लग जाएगा उसकी बौद्धिक औकात क्या है। वो कह रहा है इंटरव्यू में कि ये स्कूल खोलना, ये सब आजादी के पहले लोग खोलते थे, आजादी के पहले ये हमारा काम नहीं है स्कूल खोलना। तो बता, चंदा किस बात के लिए लेता है? पंडाल लगाने के लिए लेता है। आजादी के बाद आरएसएस ने स्कूल नहीं चलाया, बोलिए मुझे, कॉलेज नहीं चलाया। वो कह रहा है कि स्कूल चलाना, कॉलेज चलाना राज्य की जिम्मेदारी है। अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि राज्य की जिम्मेदारी हो, लेकिन सोचिए, जिस दिन राज्य हाथ खींच लिया, उस दिन आप उस बच्चे को आप क्या बनाना चाहते हो? राज्य अगर स्कूल कॉलेज बंद कर दे तो आपका बच्चा कहां पढ़ेगा? गवार होगा? उसको वही कमर में झाड़ू और मटके वाले फेज में ले जाना जा रहे हो? बाबा साहब ने कितने स्कूल कॉलेज खोले पता है? उसको पता भी नहीं होगा। कह रहा है कि हमारी जिम्मेदारी। दूसरा सवाल पूछिए कि जिससे चंदा लेते हो, पूछो कि उसके बच्चे कहां पढ़ते हैं। हम में से किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जाता होगा, आई एम सॉरी, जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी हालत इतनी खराब कर दी गई है कि जिसके पास भी थोड़ा संसाधन होगा, स्वाभिमान होगा, वो अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ाएगा। तो जब राज्य सब कुछ से विड्रॉ कर ले, जैसे अभी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगा, तो उससे लड़ने के लिए भविष्य में आपकी क्या योजना है? तो हमारी कोई योजना नहीं, हम खाली भाषण देंगे कि ब्राह्मणों यूरोसिया चले जाओ, मूल निवासी हैं तुम, विदेशी हो। सुने ना भाषण, आप सुनते होंगे, और आप लोगों को भी खूब गुदगुदी लगता होगा कि अब तो जाने वाले हैं। हाँ? जैसे इलेक्शन के समय आरएसएस वाला कहता है, समझाता है गांव गांव में, अरे मुसलमान चला जाएगा तो इसका नवाब साहब का हवेली और जमीन तो तुम्हें ही मिलेगा। हमारे दलित भाई सबको समझाता है, और दलित भाई लोगों को खूब गुदगुदी लगता है इसे, यार अब तो हवेली में रहेंगे नवाब साहब को। नहीं, 2 बार से जीत लिया, कोई हवेली मिला, 1 इंच जमीन मिला, कितने मुसलमान को पाकिस्तान इन्होंने भेजा है जरा बताना। उसी तरीके से ये कुछ बामसेफियन मैं कह रहा हूं, चूड़न छाप किताब पढ़ के, जब वंस संविधान वॉज रिटन इट वॉज डिसाइडेड हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु इज नॉट। जब संविधान लागू हो गया तो सिटीजनशिप का सवाल और मूल निवासी और विदेशी का सवाल खत्म है मामला। बाबा साहब कहीं लिख के दिए हैं कि ब्राह्मण को यूरोसिया भेज देंगे। बाबा साहब की पूरी लड़ाई आत्मसम्मान, स्वाभिमान, समानता और समृद्धि की लड़ाई थी। और ये कह रहा है कि मुसलमान को भेज देंगे पाकिस्तान, है, एक कह रहा है ब्राह्मण को भेज देंगे यूरोसिया, पीछे से ब्राह्मण से ही पैसा लेता हुआ कहने के लिए। दोनों एक ही सिक्का का एक पहलू है। लेकिन नारा कितना अच्छा लगता है ना? अरे अब तो जाने वाले हैं, अब तो सारा माल हमारा होने वाला है, इसे में खुश रहो, तब तक बैंक बिक रहा है, रेल बिक रहा है, भजन करते रहो, अब जाने वाले। व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। तो हमने कहा है कम से कम सत्ता में तो हिस्सेदारी तो ले लो, व्यवस्था परिवर्तन बाद में करना, तुम्हारी औकात अभी नहीं है करने की। सत्ता में हिस्सेदारी ले लो, रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा। यूरेशिया भेजोगे तो पाकिस्तान के थ्रू भेजना होगा ना, तो पाकिस्तान से बात की हो, बहुत टफ बॉर्डर है वो, फिर अफगानिस्तान भी है, तालिबान उधर है, सबका पासपोर्ट बनवाना होगा, बनवाए, और यूरेशिया वालों से वहां बात करना होगा कि भाई यहां हम भेज रहे हैं।
उतना अंग्रेजी बोलने आता है, कैसे कम्युनिकेट करोगे? तो नहीं, कुछ नहीं आता, खाली भाषण देंगे और भाषण देकर चंदा लेंगे बस। ये आपको एंटीडोट देता है ना डॉक्टर, ये दे रहा हूं कि भाषणबाजों से बचिए। लोग मैं कहता हूं कि नहीं, संभव नहीं, और आप हुक्मरान नहीं बन सकते अभी। तो हमसे सवाल करता है कि 3% ब्राह्मण, 3 नहीं 15 मान लीजिए, पूरा सबर नहीं मान लीजिए, जब हुक्मरान बन सकते हैं, हम 85% क्यों नहीं बन सकते? हमने कहा एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट, कि तुम ये बताओ कि 85% गुलाम क्यों? बताओ। इसका जवाब नहीं, वो कुंजी देखना पड़ता है, इसे गाइड नहीं मिला। अरे पागलों, थोड़ा पढ़ लो, समझ लो। इस हुक्मरान जो बना हुआ है ना, हजारों साल की इसकी तैयारी है, और सारे इंस्टीट्यूशंस पे, मठ हो, मंदिर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मीडिया हो, सब कुछ पे उनका सेना हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, बैंक हो, इंडस्ट्री हो, सब पर उनका कंट्रोल है। तो हुक्मरान बनने खाली भाषण से नहीं बनता है। एक इतिहासकार तो पैदा नहीं किए 70 साल में। एक इतिहासकार पैदा हुआ, बताइए तब कौन है? रोमिला थापर के बराबर का इतिहासकार है? पूरे बहुजन समाज को कह रहा हूं। तो ऐसे भाषणबाजों और चंदाबाजों से बचिए, इमोशन पे मत जाइए। और किसी को पैसा दीजिए तो उसका हिसाब पूछिए। उससे बेहतर है अगर कुछ नहीं हिसाब दे तो अपने पड़ोस के बगल का कोई गरीब बच्चा हो ना, उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा दीजिए, उसका फीस भर दीजिए। 10 बच्चा को पढ़ाएंगे, 8 बेईमान निकल जाएगा, 2 भी ढंग का निकल जाएगा ना, तो वो मिशन कारवा को आगे बढ़ा देगा। Am I right or wrong? सब आप एसोसिएशन मिलके हर साल कोशिश कीजिए 5 गरीब बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाएंगे। यही सबसे बड़े, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में लीडर पैदा होते हैं। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड इसलिए नहीं बनाया गया था, वहां पैदा होते हैं। आप बताओ, आप तो बैंक में काम करते हो, बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ है? इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, और सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन भी कर दिया था शायद, एम राइट? कांग्रेस वालों ने इंदिरा गांधी को हटा दिया, जगजीवन राम को अध्यक्ष बना के फिर इंदिरा गांधी वापस आई, और ऑर्डिनेंस लाकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ठीक कह रहा हूं अध्यक्ष? क्यों किया? जब आईआईटीज बन रहे थे, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे थे, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था, जब डिजिटल क्रांति हो रही थी, जब कंप्यूटर आ रहा था, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय स्कूल खुल रहे थे, उस समय हमारा समाज, सिविल सोसाइटी क्या कर रहा था? ये सवाल पूछिए। जब प्राइवेटाइजेशन 90 में हो गया, उस समय दलित बैकवर्ड भी उसमें हाँ मिला रहे थे। उसके बाद एक और योजना बनी कि कैसे SC ST को भागीदारी दी जाए। 2002 में एक भोपाल कॉन्फ्रेंस हुआ, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, मैं था उस कॉन्फ्रेंस में, और दिग्विजय सिंह ने पूरे सरकारी खरीद में 30% SC ST का आरक्षण लागू किया। पता है दलित समाज का क्या रिएक्शन था? कोई रिएक्शन ही नहीं है। उस समय खाली हुक्मरान बनने के नशा में था कि व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे। मान लो कांग्रेस के रिजीम में ही मोटा मोटी बना होगा ना वो सब कुछ, जो दलितों को, आप लोगों को जो मिला, जो हम लोग के तोंद वोंद निकल गए हैं, कोट टाई पहने हुए हैं, वो कब मिला? इतना बढ़िया टाई देखिए तो साहब का टाई कितना चमक रहा है ब्लू जैकेट में। आपने मांगा कुछ? मांगा नहीं। मैं सिर्फ पॉइंट ये आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, जैसे मैंने पहले हाईलाइट किया, इस समाज में ना गुस्सा है, ना आक्रोश है, ना कोई मांग है। बजट अभी आया है, दलित समाज की ओर से कोई मांग हुआ है? और तो और छोड़िए, जितने वाम से कर्मचारी संगठन हैं वो सब मिलके कम से कम एक दिन भारत बंद का कॉल तो दे देते। रेलवे के इतने बड़े यूनियन है, तो जो संगठन, हजारों संगठन
और अपनी नौकरी नहीं बचा सकता है, वो आपको हुक्मरान कैसे बनाएगा? जितने संस्थान बने बाबा साहब लोग, अब नारा सुनिए, एक और नारा बताता हूं, सब देता है, मैं सुन के मजे लेता हूं। कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है, मां है, सुनते हैं? सुना है? सुना है? नहीं सुना है? तो हम लोग खुश हो जाते हैं, कांग्रेस आरएसएस की मां है, खुश हो गए। कभी उलट के पूछा है कैसे? अगर कांग्रेस आरएसएस की मां है तो अंबेडकर को विभाजन के बाद डॉक्टर अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं लेना चाहिए था? Am I right or wrong? उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए था? राइट और रॉन्ग? उनको कैबिनेट में शामिल नहीं करना चाहिए था और राज्यसभा में नहीं रखना चाहिए था? और उस समय संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करना चाहिए था। जवाहरलाल नेहरू को क्या करना चाहिए था? मनुस्मृति लागू करना चाहिए था ना। अगर कांग्रेस आरएसएस की मां है तो उसको तो मनुस्मृति लागू करना चाहिए था। तो संविधान क्यों लागू किया? अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू एक पक्ष में खड़े थे और सावरकर गोलवलकर दूसरी पक्ष में खड़े थे। संविधान की प्रतियां किसने जलाई? बाबा साहब की फोटो किसने जलाई? हिंदू कोर्ट बिल का विरोध किसने किया? नहीं, सवाल नहीं पूछना, खाली नारे देना है। 70 साल में हजारों करोड़ रुपए आपको सैलरी मिलती है एससी एसटी समाज को। पीएसयू उठा के देखिए, 4-4 लाख मिलते हैं, बैंक में भी 2.5 लाख 3 लाख मिलते हैं। वो सारा बना 70 साल में। समीक्षा कर रहा हूं मैं। तो वो आपका शत्रु नंबर 1 है, कांग्रेस की मां हो गई। और जो बीजेपी आरएसएस सब बेच के आपके कोट और पैंट उतरवाने पे तुली है, आपके बीपी और शुगर ठीक करने पे लगी है, वो आपको शत्रु नहीं दिखता है, वो आपका शत्रु नंबर 1 नहीं है। जिस समाज की मति इतनी भ्रष्ट हो गई हो और जिसके नेता इतना भाषण दे रहे हो खाली, उस समाज का कोई कल्याण हो सकता है दुनिया में? हो सकता है तो बताइए मुझे। सारे एससी एसटी पॉपुलेशन एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, सारे 22%। हुक्मरान तो तब बनिएगा कि 272 सीट जीतिएगा। अमेरिका का ब्लैक मूवमेंट याद कीजिए। उन्होंने कोई पार्टी बनाई थी, प्रेशर करके, प्रेशर एजेंडा सेट करते थे कि मुझे हिस्सेदारी दो। वहां से पहले यहां रिजर्वेशन लागू हुआ, अमेरिका से पहले। यहां से मॉडल अमेरिका ने ली। और ब्लैक का हिस्ट्री उठा के देखिए, ब्लैक में अब फिल्म स्टार और अरबपति खरबपति सब बन रहे हैं। और आज तक आपके पास जो कुछ भी है वो सब जा रहा है, हुक्मरान बने फिर रहे हैं। सारे एससी एसटी उठा लीजिए, 5 को एमपी जितवा सकते हैं, 5 एमपी। कैसे बनेंगे हुक्मरान तो पता नहीं, लेकिन बनना है। तो ये हुक्मरान बनने का जो नशा चढ़ा है ना आपने, वो हुक्मरान तो नहीं बनाएगा, हुक्का राम जरूर बना देगा। हुक्का पीते रहना। तो नारों से बाहर निकलिए। What we need is, we need large number of intellectuals, activists, theoretician, जो बोल सके, लिख सके, जो सवाल खड़े कर सके। तब जाके आप हिस्सेदारी ले लो। व्यवस्था परिवर्तन तो बाद में होगा ना। कौन सी व्यवस्था? पता भी है कि मनुस्मृति में क्या लिखा है? तो नहीं पढ़ेंगे नहीं। कांशीराम जी के बाद क्या हुआ इस देश में? कांशीराम के बाद कौन सा जागृति तुमने चलाया? 40 साल 12 दर्जन में बट गए। 12 खंड। कौन सा ऐसा तुमने मिशन चलाया? मेरे घर में तो कोई नहीं आया कहने कि हम मिशन चला रहे हैं, लीजिए पढ़िए। आपके घर गया है? किसे घर गया है बताना जरा, बता दो, हाथ उठा दो कम से कम। गया हो कि मिशन चला रहा हूं और ये आपके सामाजिक जागृति करने जा रहे हैं, ये किताब है। बताया किसी ने? चंदा लेने जीप में बैठ के 5 आदमी जरूर पहुंच जाता होगा। कौन सा जागृति चलाया कि 40 साल में जिसको उस जमाने के लोगों ने कंट्रोल करके रखा था, आरएसएस बीजेपी इस देश के सभी संस्थानों पे हुकूमत कर ली। कॉन्स्टिट्यूशनल जितने बेंच है उसका हालत देखिए, जुडिशरी से जो टकराव चला हालत देखिए, इलेक्शन कमीशन देखिए, विश्वविद्यालय देखिए।
तो ये इसके खिलाफ लड़े कभी? रोस्टर पे भारत बंद हम लोगों ने किया, कहता है हमने कर दी। तो ये तो रोज हर एक महीना में जो है बोलता है कि हम भारत बंद करेंगे। मोहल्ला में 4 आदमी इससे खड़ा हो जाएगा, अब बोलेगा भारत बंद हो गया। कांग्रेस की औकात ही नहीं भी भारत बंद करने की। उसके लिए तैयारी करना होता है। किसानों ने दबंगई से लड़ाई लड़ी, वापस ले लिए। SC/ST एक्ट पे लगातार लोगों ने सड़क पे आया, रोस्टर के आंदोलन पे लगातार यूनिवर्सिटी में बवाल मचता रहा। नेताओं से, तेजस्वी यादव से मैं मिला, अखिलेश यादव से हम लोग मिले, आपने फोटो देखे होंगे सोशल मीडिया पे। लगातार 3 महीना नेताओं से बात करता रहा। सोशल एक्टिविस्ट ने, यूनिवर्सिटी के सोशल एक्टिविस्ट ने इस मूवमेंट को बनाया, किसी एक इंडिविजुअल ने नहीं बनाया। जरूर था कि कॉल हम लोगों ने दिया था, वो लड़ाई जीत लिया। इस सरकार को हरा भी सकते हैं, 3 बार हराया गया है बड़े आंदोलन में। तो कैसे? उसकी रणनीति होती है, तैयारी होती है। बहुत सारी बातें हैं, और नारों पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत सारे मेरे पास नारे बहुत मैंने लिखे हैं इन्हीं सब से। एक बोलेगा, सुनता है कि दोनों सांप नाथ और नागनाथ है, तो उससे पूछो उलट के कि पहले सांप का मीनिंग बताओ और नाग का मीनिंग बताओ। और सांप ही नाग है तो पहले नाग से लड़ोगे कि सांप से लड़ोगे? पहले ये बताओ, किससे लड़ोगे? अगर मान लिया कि सांप और नाग है, तो जो संस्थान बनाया वो कौन है और जो संस्थान बेच रहा है वो कौन है? तो लड़ोगे किससे पहले? नहीं, बेचने वाले के तो साथ मिला हुआ अंदर से, हम लोग को गाली देता है। हम लोग तो कह रहे हैं कि भाई अभी मेरे पास ताकत नहीं है कि हम आपको विधानसभा जितवा दें। वो खटिया लोटा छाप पार्टी लेके आता है, 50 वोट काटता है। तो कम से कम कुछ नहीं, एजेंडा सेट कीजिए ताकि हमारे बच्चों के, हमारे लोगों के अधिकार सुरक्षित हो सके, बच सके। नशे में चूर होकर जो है ना, पागल मत बनिए। निजीकरण पर लगाम लगे, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर है जिसकी वजह से SC/ST समाज का जो है ना दाल रोटी मिल रहा है। पब्लिक सेक्टर खत्म तो आपको एकदम RSS और भाजपा कहां ले जा रही है? एकदम नेचर के नजदीक लेके जा रही है। एसी पे से मूल निवासी नेचर के नजदीक जाओ, कोट वोट उतारो, लंगोट पहनो और खेत में पेड़ के नीचे रहना आराम से, नेचर के पास। आपको नेचर के पास जाना है, आप जाइए। कम से कम हमें तो नहीं जाना है। इनसे लड़ाई, वैचारिक लड़ाई लड़नी है, और आपको भी इसलिए जगह कर रहा हूं। आज बाबा साहब भी होते तो हमारी खासतौर से दलित लोग कर रहा हूं, जो जितना संगठनवाद लोग हैं, उनको भी कह देता कि अम्बेडकरवादी नहीं है, उनके खिलाफ भी बोल देता। इतना कुपड़ अपर लोग ने हमारे समाज को 40 साल से जो है दिशा दे रहा है, मिशन चला रहे हैं। एक स्कूल तो खोले यार, मिशन यूनिवर्सिटीज में चलते हैं। जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है वो विचार बुद्धि की बात करता है। मिशन चला रहे हैं। एक पूछिए उसे, सीरियस कोई किताब लिखा है रिसर्च बेस्ड? सब मूल निवासी है, खाली ब्राह्मण महिला भी मूल निवासी है, खाली ब्राह्मण ही विदेशी है। सोचिए जरा सा, तो भाई क्या कहोगी? ब्राह्मण महिला यहां रहे, अब ब्राह्मण पुरुष जो है यूरोसिया जाए, ये बोलो। मतलब सोच और लॉजिकल तार्किकता की जरा सोचिए, इसकी औकात सोचिए, बौद्धिक औकात कितनी। ये अंबेडकर के खिलाफ इनको खड़ा किया जा रहा है, संविधान के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि नागरिकता का प्रश्न डॉक्टर अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड कर दिया था। तो आपको किसमें खुश होना है ये तय कर लो। मूल निवासी यूरेशिया में खुश होना है, या अपने लिए सत्ता में हिस्सेदारी, भागीदारी, सम्मान, स्वाभिमान, इसकी लड़ाई लड़ना है, ये आपको तय करना है। मैंने तो चुन लिया है। मेरा तो अपना घर है ही नहीं, सरकारी घर में रहता हूं, किसको कहां भेजेंगे? तो सरकारी घर में रहता हूं, तो मैंने चुना है कि हमें लड़ाई आपके आंख में आंख मिलाकर बात करने की है। ये लड़ाई स्वाभिमान की है। अगर बदतमीजी करोगे तो हाउ डेयर यू कहने की ये लड़ाई है। हमारी लड़ाई समानता की है,
हमारी लड़ाई अपने संसाधन में, ये बौद्धिक रूप से। मैं संगठन नहीं चलाता हूं। हमको लोग कहते हैं कि संगठन, हमले पहले तुम देख लो, तो पहले तुम ही लोग एक हो जाओ, एक हो जाओ ना पहले, जितने संगठन है तुम लोग एक हो जाओ। तो नहीं, हम लोग एक नहीं होंगे, क्योंकि सबका दुकान चल रहा है। कांशीराम ने तो एक ही बाम से बनाया था, वो 12 खंड में कैसे हुआ? उनके जीवन काल में कुछ लोगों ने धोखा दिया था कि नहीं दिया था? व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के लिए हुआ है कि वैचारिक स्तर पर हुआ है? हमने पहले तुम लोग एक हो जाओ, हम तो तुम्हारे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। इतने दिन से कह रहा हूं, कम ऑन वन प्लेटफॉर्म। बाबा साहब ने मद्रास में 1944 में कहा था कि हमें इस समाज को हुक्मरान बनाना है, शासक समूह बनाना है, लेकिन ये बोलेगा आपको सब। उसके आगे क्या बोला था ये नहीं बोलेगा। उसके आगे उन्होंने बोला था, कम अंडर वन लीडरशिप वन फ्लैग। क्या नेतृत्व का हाल जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं? तो अभी हम क्यों एक संगठन और खड़ा करें, क्यों एक पार्टी और खड़ा करें? पहले कोशिश करें कि आप लोग सुधर जाओ। जो हम बोल रहे हैं, बड़े बड़े पार्टीज हो, तुम लोग बोलो ये बात, एक संगठन पे आ जाओ। और नहीं आओगे और खाली भाषण वीर बनोगे तो हमसे भी ज्यादा भाषण नहीं दे सकते हो। आई एम ए प्रोफेशनल मैन विथ एविडेंस एंड विथ डॉक्यूमेंट। ऐसे नहीं जो बोलेगा पेज नंबर बता दूंगा। नहीं तो 10 साल इंतजार करो। 10 साल इसमें तो कुछ बच्चे बैठे होंगे, बच्चों को पढ़ा रहा हूं अभी। 10 साल में से इनमें से लीडर मुझे बनाने दो। 10 साल में संगठन भी बनाएंगे और पार्टी भी बनाएंगे, और तुम कहां नजर आओगे इसकी कल्पना कर लो। अभी मुझे सेनापति तैयार करना है, सिपाही तो रातों रात भर लेंगे। फॉरेन पॉलिसी पे बोलने वाला कोई दलित एक्सपर्ट है इस देश में? डिफेंस स्ट्रेटजी पे बोलने वाला है? तो हुक्मरान बनोगे तो फिर डिफेंस मिनिस्टर कैसे बनाओगे? फॉरेन मिनिस्टर कौन बनेगा? फाइनेंस का एक्सपर्ट है? नहीं है। कोई फिल्म का हीरो हीरोइन है? आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री किसको दोगे? तो बगैर सेनापति के तैयारी किए हुए है, चल दियो अकेला जैसे गन लेके युद्ध के मैदान में। तो ये हमारे समाज को 40 साल से इन लोगों ने गुमराह किया है। अपने अपने बच्चों को बनाइए, चुपचाप बैठ के उसको अंग्रेजी पढ़ाइए, बीए में पढ़ाइए, लिटरेचर पढ़ाइए, हिस्ट्री पढ़ाइए, और उसको बड़े ख्वाब दिखलाइए कि तुमको नोबेल प्राइज जीतना है, तुमको भारत का प्रधानमंत्री बनना है, तुमको गवर्नर बनना है आरबीआई। ये सब सपने दिखाइए। 10 बाबू का पोस्ट निकलता है यूपीएससी से, उसके लिए लाखों हमारे बच्चे अपने आप को झुके रहते हैं उसे, पागल की तरह। इसलिए मैंने तो अपने बच्चों को कम से कम पहला ये मंत्र दिया है कि सब कुछ करना है, नौकरी नहीं करना है। काबिल बनो। दुनिया में काम की कमी नहीं है, काबिल लोग की कमी है। आज मेरी नौकरी चली जाएगी तो कम से कम भाषण देने आ रहा है, 1 घंटा तो बोल लिया होगा, ज्यादा हो गया ना? तो भाषण देने आ गया तो भाषण दे के भी पैसे कमा सकता हूं। काबिल बनिए, काम तो पीछे दौड़ती है, इसलिए काबिल बनाइए। और चलते चलते दुष्यंत की लाइन से मेरे दोस्त ने जो है वो बात शुरू की थी, और दुष्यंत की पंक्तियां मेरे पास हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक बार दुष्यंत की बात कहूं। और 1 घंटा से ज़्यादा बोल लिया, सॉरी। और आप लोग बोर हो गए हैं, भूख भी लग रहा होगा, और आप यकीन मानिए कि आपसे ज़्यादा भूख मुझे लगती है, क्योंकि बोलना बहुत मुश्किल काम है, और बोलने के बाद जितना एनर्जी लॉस होता है, कंज्यूम होता है, इसलिए मास्टर लोग मोटा नहीं होता है, साहब लोग, बैंक के साहब लोग मोटे हो जाते हैं। क्या देख जी, ठीक कह रहा हूँ? मास्टर लोग बोलता है ना, तो आप एक्सरसाइज करते हैं ज़्यादा। नहीं, मैंने कहा आप एक्सरसाइज करते हैं ना, साहब लोग मोटा हो जाता है। मैंने चलिए दुष्यंत की लाइन से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पत्तों की तरह हिलने लगी, पर्दा नहीं, पत्तों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क हर गली,
हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। यहां तो लाश को हाथ लहराने की बात कर रहे हैं, जिंदा हम लोग तो जिंदा इंसान को एड्रेस कर रहे हैं। अगर जिंदा है तो जिंदा दिखिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। ये सब हम लोग कर रहे हैं, गिरफ्तारी हो रहे हैं, जेल से खर्चे हो रहे हैं, तो हंगामा करने के लिए शौक थोड़ी है, सारा सूरत बदले इसके लिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद।